समान अध्ययन जीके जीएस के अंतर्गत आप सभी जैसा कि जानते हैं मैं 6 सब्जेक्ट का रिवीजन आप सभी को करवाता हूं, जिसमें से एक तो इतिहास का विषय है। इतिहास के बाद आपकी राज्य व्यवस्था है। राज्य व्यवस्था के बाद आपका जो है विश्व का भूगोल का टॉपिक लेंगे या फिर कहें भौतिक भूगोल का टॉपिक, मैपिंग वाला सेक्शन लेंगे। इसके बाद जो है आपका अगला पर्यावरण रहेगा, फिर बायो रहेगी, फिर आपकी जो है इकोनॉमी रहेगी। तो आप सभी लोग जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को इत्मीनान से ध्यान से सुनते जाइए। अभी तक मैंने काफ़ी कुछ करा दिया रिवीजन को लेकर, आगे पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी और इंटायर वीडियो के रूप में आपको ये पूरे सेशन एक बृहद रूप में मिलेंगे। तो आप लोग वो सेशंस भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं प्रॉपर। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन पे। चलिए मैं सेशन शुरू कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, आज जो हमने सेशन लिया है मौर्योत्तर काल को लिया है। मौर्य काल के बारे में काफ़ी चर्चा हो गई थी, जो चर्चा होगी आगे भी हम रिवीजन कर लेंगे, है ना। वो तो रिवीजन की कड़ी में आपका आता रहेगा। आज के सेशन पे जो मैंने तय किया है वो है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल। अब देखिए मौर्योत्तर काल है क्या एग्जैक्ट, पहले एक बार समझने का प्रयास करिए। जब मौर्य काल का पतन हुआ तो मौर्य काल के बाद जो समयावधि आई 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 एडी तक की, लगभग 500 वर्ष तक चला ये। 200 बीसी से लेकर के 300 एडी तक की अवधि को हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, ठीक है। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 एडी तक के, इसके बाद फिर गुप्त काल चालू हो जाता है, ठीक है, इतिहास में। तो ये प्राचीन भारत की विषय वस्तु है। अब यहाँ पे एक राजनीतिक विशृंखला देखने को मिलती है जो मौर्यों ने किया, खासकर अशोक के टाइम पीरियड पे हुआ। बाद में आगे चल के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण से इसका पतन हो गया। तो कई सारे राजवंशों का उदय हुआ और इसी समय कई सारे विदेशी भी आए भारत में, विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण भी हुआ। तो दोनों प्रकार की व्यवस्था मौर्योत्तर काल में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, टाइमलाइन कहें या फिर एक डायग्राम बना रहा हूँ। आपको भी ये डायग्राम जरूर जो है बना लेना चाहिए मेरे साथ में। देखिए मौर्योत्तर काल के साथ है क्या। मौर्योत्तर काल, इसमें जो शासक थे इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। मौर्य काल के बाद ये आया, ठीक है, मौर्य काल के बाद में आया ये। तो एक तो इसमें स्थानीय वंश थे, स्थानीय वंश थे बहुत सारे जो देशी थे, यानी भारत में ही थे, मौर्यों के बाद के उत्तराधिकारी जो थे। और दूसरे विदेशी बहुत सारे इस समय अवधि में आए। विदेशी समय समय पर भारत पे आते रहे हैं। तो मौर्योत्तर काल में काफी सारे विदेशी भारत में आकर के देखने को मिलते हैं, विदेशी आक्रांता, ठीक है। अब देखिए स्थानीय वंशों की बात करें हम, तो स्थानीय वंशों को भी हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में। उत्तर भारत और दूसरा है दक्षिण भारत। उत्तर भारत की बात करें तो मौर्यों के तुरंत बाद शुंग वंश का शासन आता है। दो वंश मुख्य तौर पे देखने को मिलते हैं, एक तो शुंग वंश, ठीक है, और दूसरा है आपका कण्व वंश। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, शुंग वंश की। और शुंग वंश का समय पीरियड 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक रहता है। 185 बीसी से 75 बीसी तक ये रहता है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना की जाती है इसकी, ठीक है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में सातवाहन वंश मुख्य तौर पे, इनको मौर्यों का दक्षिण भारत में वास्तविक उत्तराधिकारी कहते हैं, सातवाहन वंश। और दूसरा एक वंश होता है चेदी वंश। ये दो वंश जो है हमें देशी में टोटल 4 हो गए आपके, ठीक है। उत्तर भारत में शुंग वंश, कर्ण वंश और दक्षिण भारत में सातवाहन वंश और चेदी वंश, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसी टाइम पीरियड पे कुछ और भी हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। एक तो वाकाटकों का उदय भी कुछ इसी टाइम पीरियड पे दक्षिण भारत में होता है, वाकाटक वंश, ठीक है। और साथ यदि हम सुदूर दक्षिण की बात करें, यानी कि दक्कन के नीचे सुदूर दक्षिण, ये तो मौर्यों के काल में भी था आपका, है ना। मौर्य को जो है यहां तक नहीं पहुंचे थे। तो संगम काल था, संगम साहित्य था, जिसमें चोल, चेर और पांड्य, ठीक है, ये कुछ देखने को मिलता है। ये सुदूर दक्षिण की बात है, तमिलनाडु और केरला का हिस्सा है जहां पर ये थे आपके। तो ये तो भारतीय जितने भी थे, भारतीयों को लेकर चर्चा हो गई। अब बात करते हैं विदेशी आक्रांता। इनका क्रम भी पूछा जाता है विदेशी आक्रांताओं का। तो सबसे पहले हिंद यवन आए, हिंद यवन, जिनको हम इंडो ग्रीक कहते हैं। हिंद यवन शासक आए सबसे पहले। हिंद यवन के बाद आपके शक आए, फिर पहलव आए।
शक शासक आए और फिर आपके पहलव शासक आए। हिंद यवन, शक, पहलव और आपके कुषाण, इसके बाद कुषाण शासक आए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला स्थानीय वंश, दूसरा विदेशी आक्रांता। ये क्रम कई बार पूछ लेता है जानकारी के लिए। अब देखो एक एक वंश को हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे सुंग वंश से कुछ बातें हो गई तो वो मैंने बता दी आपको, कुछ कर्ण वंश की बता दी, तो एक एक करके फिर ये सारे वंश हम देख लेंगे, तो इससे आपको तुरंत क्विकली आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये टाइमलाइन है जो भारत में हमें देखने को मिलती है मौर्योत्तर काल में। अब इसको हम आगे चल के आने वाले सेशंस पे थोड़ा सा इन डिटेल इन डेप्थ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारत के बाद एक बार चलते हैं हम लोग जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में डिस्कशन किया था और अक्षांश रेखाओं के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो अक्षांश रेखाओं में जो है हमने जो है एक टॉपिक यहाँ पे हमें देखना है कर्क रेखाओं को लेकर के। ठीक है, हमने जो है विषुवत रेखाओं में अवस्थित देश देख लिए थे, आज हमें कर्क रेखा में अवस्थित देश देखना है। तो देखो ये देशों की संख्या ज्यादा है, थोड़ा 17 देश हैं टोटल, तो मैं चाहता हूं याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये मैं नहीं बताने वाला कि क्या है विषुवत रेखा, क्या है कर्क रेखा, पहले बता चुका हूं। ठीक है, 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है, अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और लगभग 17 देशों से होकर गुजरती है। 17 देश 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ठीक है, 17 देशों से होकर गुजरती है आपकी और 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एशिया, ठीक है, अफ्रीका से नहीं जाती कर्क रेखा, दक्षिणी अमेरिका से नहीं जाती कर्क रेखा, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है ना, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा अफ्रीका का, बाकी आपका जो है यहाँ पे इससे होकर के जाती है। ठीक है, अब पश्चिम से पूर्व दिशा में कौन कौन से देश हैं एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, क्रम से जो है एक बार लिख लीजिएगा। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ना ये तो इक्वेटर है, इक्वेटर पढ़ा दिया था मैंने। अब रिवीजन कर लेना भाई, देखो जितना मैं आपको बताता जा रहा हूं, यदि रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा होगा नहीं। सारा खेल रिवीजन का है। ठीक है, हाँ यूरोप नहीं है, अफ्रीका है, माफ करिएगा। 3 देशों से होके जाती है, एक तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका से, और तीसरा जो है आपका एशिया से, यहां से होके जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पूरा उष्णकटिबंधीय का जोन है आपका, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे एक एक करके 17 देशों को क्रम से बताता हूं मैं। पश्चिम से पूर्व का क्रम बताऊंगा, पश्चिम से पूर्व क्रम। आप लोगों के घर पे यदि मैप लगा हुआ है तो मैप में आप हाईलाइट कर लेना, ये सारे जितने जितने मैं आपको बताऊं सभी लोग इसको हाईलाइट कर लेना अपने मैप पे। ठीक है, सभी लोग एक बार इसको हाईलाइट कर लेना और एटलस में भी मेंशन कर लेना। आपके पास अपना खुद का एटलस होना चाहिए। स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस मैं रिकमेंड करता हूं आप सभी को। ये एटलस आप जरूर रखिए ताकि आपका मानचित्रण अच्छा हो सके। ठीक है, और स्टडी के अलावा दूसरा भी है कोई तो भी चलेगा, बट ये एक अच्छा एटलस है यदि आप लेना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए देश देख लेते हैं। पहला तो मैक्सिको है और दूसरा बहामास है। 2 देश आपके उत्तरी अमेरिका के हैं। ठीक है, मैक्सिको और बहामास, ये दोनों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। इसके बाद यहां पे जाते हैं अफ्रीका वाले देश में। अफ्रीका में एक तो पश्चिमी सहारा है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है पश्चिमी सहारा। ठीक है, पश्चिमी सहारा के जस्ट नीचे आपका पड़ता है मार्टिनिया। यदि आपने मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास कर रखी है ना, जो मैंने डिटेल क्लास बैच के अंदर कराई है, तो शायद आपको ये देश याद भी हो, क्योंकि उसमें गूगल अर्थ के माध्यम से एक एक देश को मैंने पढ़ाया है। मार्टिनिया के बाद है आपका माली, नंबर 3, नंबर 5 है माली। माली के जस्ट ऊपर है आपका अल्जीरिया, नंबर 6। अल्जीरिया के नीचे आपका पड़ता है नाइजर, नंबर 7। नंबर 8 ऊपर है लीबिया। ठीक है, फिर से एक बार यहां से देख लेते हैं, मैक्सिको, बहामास, फिर इसके बाद पश्चिमी सहारा आपका और नीचे मार्टिनिया है, फिर इसके बाद माली है, माली के ऊपर अल्जीरिया है, अल्जीरिया से नीचे नाइजर है, नाइजर के ऊपर लीबिया है, लीबिया के बाद है मिस्र।
मिस्र, यानी कि 7 देशों से होकर अफ्रीका के जाता है। ये कितने से? 7 देशों अफ्रीका से, 2 आपके उत्तरी अमेरिका, 7 देश अफ्रीका के। इसके बाद एशिया के आपके देश हैं सऊदी अरेबिया 10 नंबर सऊदी अरेबिया के बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई से भी जाता है आपका, ठीक है 19 नंबर। ओ माफ करिएगा 11 नंबर, ये 19 कहां से आ गए भाई। और अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस में आप सोच सकते हैं ये जितने भी देश है ना, ये सब सौर्य पुत्र हैं, यहाँ पे खूब सूर्य है ना। तो कर्क रेखा के ऊपर जो है सूर्य चमकता है, पूरा गर्मियों के टाइम पीरियड पे उत्तरी गोलार्ध पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ओमान है 12 नंबर, ओमान है। ओमान के बाद भारत से होकर के भी जाती है कर्क रेखा 13 नंबर, ठीक है, भारत से होकर के भी जाती है। अभी भारत के मैं राज्य एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। 13 के बाद 14 आपका बांग्लादेश है, फिर आपका यहाँ पे ऊपर 15 नंबर पे चाइना है, ठीक है, 16 नंबर पे म्यांमार है और 17 नंबर पे आपका ताइवान है। टोटल 17 देश मैंने आपको बताए थे, 17 देश हो गए। अब देखो यदि एक बार इसको अच्छे से मैप की समझ रखोगे ना तो याद हो जाएगा। यहाँ तो मैक्सिको है, बहामास है, ये दोनों आपके उत्तरी अमेरिका के हो गए। यहाँ पे आपका पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। इजिप्ट के बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ये दो है आपका जो गल्फ वाला रीजन है। फिर इसके बाद आपका इंडिया हो गया हमारा, नीचे म्यांमार है यहाँ पे बगल में जस्ट ही, और ऊपर जो है बांग्लादेश हो गया। तो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन तीनों को देख लीजिएगा। ऊपर चाइना है और इधर ताइवान है। ये टोटल 17 देश हैं। क्या याद हो गए सभी को? याद कर लिया है क्या आप सभी ने इतना? देखो आंसर राइटिंग सारे लोग करते रहना। जो मैं आंसर राइटिंग का सेशन ले रहा हूं ना उसको जरूर करना आप लोग। सुबह आंसर राइटिंग वाले सेशन में सारे लोग आया भी करो। आप लोग करंट वाले सेशन पे भी सब नहीं आते हैं। सुबह नींद को त्याग दो और सुबह से शाम तक लग जाओ, ठीक है। सुबह नींद को त्याग दो और सुबह से शाम तक लग जाओ। देखिए मैं आज एक बात आप लोग को बताता हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, मेहनत करना जरूरी है। आपको जो सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए ना, सबसे बड़ा सुकून जो आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब आप पेपर दे देना, पेपर देने के बाद आपके मन में तनाव नहीं रहना चाहिए। नहीं भी यदि आपका हो रहा है तो आपको ये लगना चाहिए कि यार मैंने पूरे शिद्दत से एग्जाम दिया है, क्योंकि अपने आप को पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो न्याय करिएगा अपनी पढ़ाई के साथ, अन्याय मत कर बैठिएगा, ठीक है। अब कर्क रेखा को भारत के संदर्भ में यहाँ पे मैं बता देता हूं। एक तो राजस्थान से जाती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान के बाद गुजरात है सबसे पहले यहाँ पे, हाँ गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, एमपी से होके जाती है। एमपी के बाद और कहां से जाती है आपकी, और कहां से 8 जगह से जाती है टोटल। छत्तीसगढ़, छत्तीस के बाद झारखंड, यहां से होके जाती है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से होके नहीं जाती, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये रिवीजन है, याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये भारत में कर्क रेखा इतने राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके मैंने पूरा कर्क रेखा का पूरा हो गया जितना भी जरूरी है। बाकी एक बार मानचित्रण में आप लोग देख लेना, 1-2 बार देखोगे याद हो जाएंगी चीजें, बार बार फिर याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, राज व्यवस्था। अगला सब्जेक्ट आ जाओ, राज व्यवस्था। ठीक है, हाँ। राज व्यवस्था में देखिए आपका है समानता का अधिकार। मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था अभी तक तो बहुत कुछ पढ़ा भी दिया है, बट अब जो है हम लोग देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में है। मैं फास्ट रिवाइज कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। इन डिटेल ये पॉलिटी की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुका है, मैंने भी किया है, अदिति मैम की क्लास है उन्होंने भी किया है बहुत अच्छे से, है ना। तो आर्टिकल 14 से 18 तक आपका राइट टू इक्वालिटी है, यानी समानता का अधिकार है, ठीक है। तो समानता का अधिकार जो है आपका, इसमें कई सारे राइट्स हैं, मल्टीपल राइट हैं जो कि समानता को ही स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। यहाँ पे वेयर एक्ट है, वेयर एक्ट से मैं गति से जो है बताऊंगा। एक तो पहले आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता, ठीक है। यहाँ पे 2 शब्द आते हैं आपके,
विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, ये दो शब्द हैं आपके। यानी कानून सबके लिए है, सब कानून से जुड़े हुए हैं, कानून के परे कोई नहीं है, चाहे भारत के राष्ट्रपति क्यों ना हो, सबके कानून है। लेकिन वो कानूनों को किया क्या गया है, चूंकि कानून जो है मतलब एक सकारात्मक भेदभाव भी किया गया है इस कानून में, विधियों का समान संरक्षण भी किया गया है, एक वर्ग के लिए एक विशेष विधियों को बनाया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से अवधारणा ली गई है विधियों के समान संरक्षण की। ठीक है, यानी समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखा गया है। समान परिस्थिति मतलब लाइक मान लीजिए संसद है, तो जितने भी संसद हैं उनको कई सारे विशेषाधिकार दिए गए, राष्ट्रपति है उनको कई सारे विशेषाधिकार दिए गए, डिप्लोमेट्स को विशेषाधिकार दिए गए, राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए। तो विधि के अधीन तो आते हैं, लेकिन समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए समान विधियों को भी रखा गया है, विधियों के समान संरक्षण के अंतर्गत। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और रूल ऑफ लॉ जो है आपका विधि का शासन, ये भारत के हर एक व्यक्ति के लिए लागू है, सभी के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 14 ये हो गया। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता है। अब इसको लेकर देखो बहुत सारे केसेस आए हैं, ये सब चीजें डिटेल क्लास में ही पॉसिबल है कि हम आपको बता पाए। ठीक है, तो डिटेल क्लास में ही चीजें आपकी डिस्कस की गई हैं, मैम के द्वारा भी की गई हैं, मैंने भी बहुत सारे केस वगैरह डिस्कस किए हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं इन डिटेल में। तो आप लोग जो है बैच ज्वाइन करेंगे तब जाकर के आपको चीजें इन डेप्थ आपको मिलेंगी। बाकी ये रिवीजन क्लास है, जो बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है एक बार अपने नोट्स देख लेना, वहां पर बहुत डिटेल में पॉलिटी पढ़ाई गई आपकी। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध किया गया है, यानी इस आधार पर विभेद नहीं हो सकता है। और ये राज्य के साथ साथ जो है जो प्राइवेट एंटिटी है, चाहे वो सार्वजनिक भोजनालय हो, होटल हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हो, दुकानें हो, इन सभी पर प्रवेश पर भी किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगेगा। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समता से जुड़ा हुआ है। जो भी आपकी सार्वजनिक जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं वहां पर सभी को अवसर की समता दी जाएगी, लेकिन इसमें आरक्षण की बात भी की गई है ना, आरक्षण की बात भी की गई है कि जो है बताया गया है कि संसद कोई ऐसी विधि बना सकती है जिसके अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार या उसके किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन की नियुक्ति के संबंध में ऐसे कानून बना सकती है जो उसको लगे। ठीक है, कि जो है संसद को लगे कि इस वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पिछड़ा वर्ग है, तो लाइक रिजर्वेशन को लेकर पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों के पदों पर आरक्षण का उपबंध, यहाँ पे रिजर्वेशन शब्द लिखा हुआ है ना, तो आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, आर्थिक आधार पे भी आरक्षण आर्टिकल 16 में ही संशोधन किया गया है। ठीक है, पहले तो जो आपका आरक्षण प्राप्त था सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे प्राप्त था, सामाजिक एंड शैक्षणिक आधार पे। अब जो है आर्थिक आधार भी जोड़ दिया गया है, आर्थिक आधार जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डेवलप की गई है, और बाकी जो आरक्षण है आपका वो जो है किस आधार पे है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पे आधार पे है। अब आर्थिक पिछड़ेपन को भी आधार बनाया गया है। आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है, हमारे देश में किसी भी प्रकार के छुआछूत को कोई भी जगह नहीं है। आर्टिकल 17 के तहत कई सारे कानून भी बनाए गए हैं इसको लागू करवाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अस्पृश्यता से उपजी हुई नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा। इसके बाद उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18। ठीक है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ली जाएगी। यदि आपको उपाधि लेना है तो उपाधि लेने के लिए पहले आपको राष्ट्रपति जी से परमिशन लेना होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति जो है भारत के बाहर कोई भी उपाधि लेता है तो राष्ट्रपति के सहमति से ले सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई विदेशी। बाकी उपाधियां खत्म हो गई, उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये टोटल आर्टिकल है आपके। अब देखो ये रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से मैंने आपको चारों आर्टिकल बता दिए। ठीक है, अब बाकी इनके अंदर बहुत कंटेंट है, यदि मैं क्लास को बहुत डिटेल में ले जाऊंगा तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बहुत डिटेल में मैं इसको नहीं ले जाऊंगा। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि
इन सभी आर्टिकल्स को एक बार आप खुद भी देख सकते हैं। देखिए आर्टिकल 3 में एक बात, 15(3) देखिए 15(3) में एक बात लिखी गई है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए भी क्या कर सकता है, विशेष उपबंध बना सकता है ना। तभी आप देखते हैं पीसीएस वगैरह में क्या होता है, 20% आरक्षण और ये सब अलग से रहता है ना बच्चियों के लिए। तो गर्ल्स के लिए भी और बालकों के लिए भी विशेष उपबंध आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 15(3) में, आर्टिकल 15(4) में, 16(4) में, इन सब में जो है विशेष उपबंध की बात की गई है। चलिए, तो ये आपका पॉलिटी का आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आपको रिवाइज करा है, बाकी डिटेल के लिए आपको बैच में ही चीज़ों को देखना पड़ेगा। अपने नोट्स देख लीजिएगा, जितने बच्चे बैच वाले हैं वहाँ पे डिटेल में चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण से मैं आज जो है ना आपको कई सारे फैक्ट आपको याद कराने वाला हूँ, मल्टीपल फैक्ट आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन, पहले जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के बाद ये मंत्रालय नहीं था, पर्यावरण और वन मंत्रालय। समय के साथ साथ मंत्रालय बनते रहते हैं, जैसे अभी सहकारिता मंत्रालय आपका बनाया गया है ना। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, राजीव गांधी सरकार के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा बन करके उभरा था। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय आपका जब बनाया गया, कब बनाया गया, 17 सितंबर 1985 को पर्यावरण वन मंत्रालय बनाया गया पूरा प्रॉपर, ताकि इन्वायरमेंट के लिए काम किया जा सके। और इसके बाद एक कानून पारित किया गया 1986 में, जिसका नाम है पर्यावरण वन संरक्षण अधिनियम, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जिसे बोलते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इससे पहले जो है 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना चालू की गई। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। तो एक तो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण अधिनियम है ये। ठीक है, 1985 में आपका पर्यावरण मंत्रालय आया था। ठीक है, और फिर इसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले जो है आपका 1972 में इंदिरा गांधी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण प्रोग्राम चालू किया गया था, वन्य जीव। तभी प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में फिर स्टार्ट किया जाता है ना संरक्षण। अभी प्रोजेक्ट चीता चालू किया गया है, वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, ना कार्यक्रम नहीं, अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के टाइम पीरियड पे 1985 में जब राजीव गांधी थे, अभी जैसे नमामि गंगा योजना चल रही है, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए गंगा कार्य योजना चालू की गई थी, गैप योजना, गंगा एक्शन प्लान चालू किया गया था, गंगा कार्य योजना। अब तो नमामि गंगे योजना चल रही है, गंगा के पानी में काफी शुद्धता आई है, लेकिन अभी भी काफी स्थिति खराब है। इसके बाद देखिए एक संस्था आपकी 2010 में बनाई गई, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह दिल्ली में अवस्थित है आपका, कहां पर अवस्थित है, दिल्ली में। ठीक है, और एक कानून पारित किया गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया 2010 में, और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका ये डेवलप किया गया। क्या बनाया गया, राष्ट्रीय। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, एक बार ध्यान रखिएगा। अच्छा, पर्यावरण को लेकर के इतने सारे काम किए जाने चालू किए गए, तो किस पंचवर्षीय परियोजना में पर्यावरण को डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जब आपकी आई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, मतलब पर्यावरण भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा माना गया, पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया। ये सब वन लाइनर फैक्ट है, आपको रफली पता होने चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फैक्ट और भी हैं। ठीक है, बाकी फैक्ट मैं आपको धीरे धीरे सारे बताऊंगा। रफली कुछ फैक्ट आपको अभी मैंने बताए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था,
गंगा एक्शन प्लान 1985 2010 में आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण चालू बना है, एनजीटी बना है। 1986 के इस अधिनियम को जरूर याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वैसे कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं इस अधिनियम को, बट इससे क्वेश्चन पूछता है हर बार किसी भी रूप में। तो जब यह अधिनियम आपका पारित हुआ था 1986 में, तो इसके तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन भी किया गया पहली बार 1994 में। इस अधिनियम के तहत 1994 में पर्यावरण प्रभाव आकलन किया गया। पर्यावरण प्रभाव आकलन कि हम जो विकास कर रहे हैं उस विकास से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पे, तो ये जो है कार्य किया गया था। तो 1994 में पहली बार पर्यावरण प्रभाव इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए किया गया था, EIA। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला चलते हैं नेक्स्ट। अगला सब्जेक्ट है आपका जीव विज्ञान, बायो। आज एक ऐसा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने बायो के अंतर्गत लिया है, वो है विषाणु, वायरस। अभी आपने देखा था कोविड वायरस ही था आपका, कोरोना वायरस का नाम बहुत चला है। तो वायरस से मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे गए हैं, आज फिर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वायरस क्या होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन कण होता है आपका। ठीक है, ये जीवित के साथ भी रहता है, यदि जीवित के साथ रहेगा तो जीवित के साथ रह करके गुणन करना चालू कर देता है। ठीक है, अपनी संख्या बढ़ाना चालू कर देता है। और निर्जीव के साथ रहता है तो निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। यानी कि विषाणु जो होता है इसको सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कहते हैं। ये क्या है, सजीव के साथ सजीव के लक्षण और निर्जीव के साथ निर्जीव के लक्षण। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, वायरस को। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सजीव जैसे क्या क्या इसमें लक्षण होते हैं। पहली बात तो इसमें आरएनए और डीएनए की उपस्थिति होती है, यह आनुवांशिक पदार्थ हैं। आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक प्रोटीन कण होते हैं आपके। ठीक है, तो एक तो ये होते हैं, ये सजीव के गुणों में से एक गुण ये है। दूसरा गुण क्या है, ये म्यूटेशन करते हैं, गुणन करते हैं। तभी आप देख रहे हैं ना कोविड का वायरस लगातार अपना वेरिएंट बदलता रहता है, अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। कोविड का एक विषाणु आपके अंदर चला गया या कोई भी वायरस आपके अंदर चला गया तो फिर वो अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा। क्यों? क्योंकि सजीव के साथ ये गुणन की प्रक्रिया करता है। लेकिन निर्जीव के साथ रहेगा तो निर्जीव जैसा व्यवहार करेगा। पहली बात, इसमें कोई कोशिका नहीं होती है, मतलब कोशिकांग नहीं होते, विकसित कोशिकांग नहीं होते। इसमें कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है, जीव द्रव्य नहीं होता इसमें। तो इसमें क्या क्या नहीं होता है, एक तो जीव द्रव्य का अभाव, जीव द्रव्य नहीं होता इसलिए निर्जीव है। कोशिकांगों का भी अभाव होता है, कोशिकांग का भी अभाव होता है। कोशिकांग भी, विकसित कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ना तो ये श्वसन करता ना तो उत्सर्जन करता, यानी कोई भी जैविक क्रिया नहीं करता ये। ठीक है, और ये जिसके साथ रहता है, ठीक है, उसी के जैसा व्यवहार करता है। निर्जीव के साथ कंप्लीट निर्जीव ही बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है आपकी, विषाणु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम जीवन का मूलभूत आधार किसे मानते हैं, सेल को मानते हैं, कोशिका को मानते हैं। हमारा शरीर भी सेल से बना हुआ है, लेकिन विषाणु में तो सेल पाई ही नहीं जाती है, विषाणुओं में तो कोशिका होता ही नहीं है। ठीक है, तो जीवित पोषी के बाहर जब होते हैं, जीवित के व्यक्ति के अंदर रहेंगे तो फिर ये सजीव हैं, क्योंकि ये आनुवांशिक पदार्थ भी धारण करते हैं और गुणन म्यूटेशन का काम करते हैं, प्रजनन का काम करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं ये। और यदि बाहर रहेंगे, निर्जीव के साथ रहेंगे तो निर्जीव के साथ भी ये रहेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज क्या है इनके साथ कि ये जो है ना विषाणु जो आपके होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे विषाणु नुकसानदायक भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, पर बहुत सारे विषाणु ऐसे हैं जो कि आपके बेनिफिट भी होता है, उनके अच्छे बेनिफिट होता है। जैसे कि गंगा के पानी में एक विषाणु पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इससे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण से, बैक्टीरियोफेज को ही हम जीवाणु भोजी कहते हैं। तो जो जीवाणु भोजी होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, ये जो है आपका हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, धीरे धीरे जो है खत्म करता जाता है। ठीक है, तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, बैक्टीरियोफेज। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बैक्टीरियोफेज।
फेज, इसको हम दूसरा नाम देते हैं जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज फेज या जीवाणुभोजी। ठीक है, अब ये क्या करता है, गंगा के पानी में पाया जाता है, इसीलिए गंगा का पानी स्वच्छ होता है आपका। ये गंगा के पानी में पाए जाने वाला विषाणु है। ठीक है, हानिकारक भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक आपका जो है साइनोफेज होता है, ये भी एक विषाणु है। तो ये क्या करता है कि बहुत सारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, उनको साफ करने के लिए हम साइनोफेज का यूज करते हैं। तो कई सारे विषाणु आपके अच्छे भी होते हैं और बाकी नुकसान तो ये पहुंचाते भी हैं, तो इनका यूज भी कर सकते हैं, इनका उपयोग करके भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बैक्टीरियोफेज से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। अब चलिए विषाणु की संरचना की बात करें, तो जो विषाणु होता है आपका, ये न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, मतलब ये इसमें प्रोटीन का आवरण होता है चारों तरफ और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। और जो इसका पूरा कण होता है उसको विरियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरियॉन। विरियॉन। वायरस की जो संरचना है, उस संरचना में ये एक तो न्यूक्लिक अम्ल से बनता है, और ये वायरस जो होते हैं इनका आकार बहुत छोटा है होता है, ये लगभग 10 से 500 मिली माइक्रोन के आसपास होते हैं। 500 मिली माइक्रोन, सूक्ष्मदर्शी से ही दिखेंगे। ठीक है, 10 से 500 मिली माइक्रोन होते हैं ये। ठीक है, और ये जो है डीएनए या आरएनए, ये न्यूक्लिक अम्ल है, इन्हीं से मिलकर के बनते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है, आरएनए, जैसे ये आपका जो कोविड वाला वायरस था, ये आरएनए विषाणु था, आरएनए वायरस था, तो डीएनए वायरस भी होता है और आरएनए वायरस भी होता है। ठीक है, और लगभग प्रोटीन से ये बनते हैं, 94% हिस्सा इनका प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, 94% हिस्सा इनका प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किससे बने होते हैं वायरस? प्रोटीन से बने होते हैं। वायरस की खोज सबसे पहले की थी इवानोवस्की ने, ये रूसी वैज्ञानिक थे, इवानोवस्की। इवानोवस्की के द्वारा सबसे पहले वायरस की खोज की गई, और ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, वनस्पति शास्त्री थे, इनके द्वारा जो है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब देखो, वायरस को लेकर अभी बहुत सारे फैक्ट हैं जो आने वाले सेशन पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। पहली बात, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम कहते हैं वायरस को। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, आरएनए और डीएनए, इनसे मिलकर बने होते हैं, सजीवों जैसा व्यवहार भी करते हैं, निर्जीवों जैसा व्यवहार भी करते हैं, और ये उपयोगी भी होते हैं, है ना, पूरी तरीके से हानिकारक नहीं होते, विभिन्न मामलों में ये उपयोगी भी होते हैं विषाणु। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी इनको कहते हैं। बैक्टीरियोफेज का मैंने आपको एग्जांपल दिया ही थी, और इसकी खोज करने वाले थे इवानोवस्की, रूसी वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। अब वायरस को लेकर के हम नेक्स्ट सेशन पे कल और डिस्कशन करेंगे, कई सारे पॉइंट कल हम हाईलाइट करेंगे इसको लेकर। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का। देखिए, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे तथ्यात्मक चीजें भी पूछता है, कुछ तो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो चीजें हैं वो तो मैं आपकी डिस्कस ही कर दूंगा। बहुत सारा फैक्चुअल कंटेंट भी होता है। तो फैक्चुअल कंटेंट में आज जो है, जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे औद्योगिकरण के लिए क्या क्या किया गया। आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने क्या कोई यहाँ पे फैक्ट्री लगाई, या यहाँ पे कोई कंपनी लगाई, या तो उन्होंने हस्तशिल्प उद्योग को तो पूरी तरीके से हतोत्साहित कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इंडस्ट्री ही नहीं लगाई, कुछ उद्योग लगाए थे, जैसे कागज उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जैसे जूट उद्योग, जैसे लोहा इस्पात पे भी काम किया उन्होंने। बाकी उसकी जो गति, त्वरित गति प्रदान हुई वो बाद में देश की आजादी के बाद हुई। आजादी के पहले उन्होंने बड़े स्तर पे काम नहीं कर रखा था, जितने में उनकी जरूरतें पूरी होती थी। बाकी भारत को एक मार्केट प्लेस की तरह उन्होंने यूज किया। तो आज जो है अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे जो कंपनियां लगाई गई, उन कंपनियों के बारे में एक क्वेश्चन में यहां पे बताऊंगा। उद्योग कौन कौन से इंडस्ट्री लगाए, तो ये आप देख पा रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग है ना। वैसे तो यहां से जो है कपास जाता था, कॉटन जाता था, और कॉटन को वहां पर जाकर के बनाते थे। लेकिन भारत में भी इन्होंने 1818 में एक प्रयास किया, वैसे पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। बट आप ध्यान रखना, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने फोर्ट ग्लोस्टर में, फोर्ट ग्लोस्टर आपकी जगह है कलकत्ता में, एक फोर्ट है ग्लोस्टर,
यहां पर इन्होंने सूती वस्त्र की इंडस्ट्री लगाई थी, एक उद्योग लगाया था। देखिए, जिनको भी ऑनलाइन बैच से जुड़ना है वो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहीं पर आपको सारा का सारा बैच मिल जाएगा। जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको बैच मिल जाएगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, तो 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर था आपका, 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर है। फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में इन्होंने जो है सबसे पहले ये काम किया। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कागज उद्योग। अगला, फिर इसके बाद ये असफल रहा, मतलब ये सफल नहीं हो पाई ये फैक्ट्री, बाद में फैक्ट्री बंद हो जाती है। इसके बाद इन्होंने 1818 के बाद कागज उद्योग पे भी काम किया, कागज मिल वगैरह भी लगाई। चाइना में कागज का उद्भव होता है, फिर भारत में भी। 1832 में एक जगह है हमारे पश्चिम बंगाल में, श्रीरामपुर, श्रीरामपुर में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई कागज की। ठीक है, ये सफल रही आपकी। फिर इसके बाद इन्होंने बिहार के बेतिया में चीनी उद्योग लगाया, चीनी उद्योग, बिहार के बेतिया में, बेतिया, ठीक है, बिहार में पड़ता है। कब लगाया चीनी उद्योग? 1840 में। टाइमलाइन भी देखते जाना। ठीक है, और ये कागज इंडस्ट्री 1832 में थी, 1818 में आपका सूती वस्त्र उद्योग है। तो पहला सूती वस्त्र उद्योग आपका असफल हो जाता है। तो इसके बाद इन्होंने 1853 में बंबई में फिर से सूती वस्त्र उद्योग को लेकर काम किया, बंबई में, और ये सफल रहा। सूती वस्त्र उद्योग जो है 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर वाला सफल हो गया था, बाद में ये सफल प्रयास इन्होंने बंबई में किया। ठीक है, इसके बाद जूट का भी इंडस्ट्री इन्होंने डेवलप की। पश्चिम बंगाल में बहुत जूट होती है, तो पश्चिम बंगाल में एक जगह थी रिसरा, 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 ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। यहां पर जो है इन्होंने जूट इंडस्ट्री डेवलप की, जूट को लेकर के काम किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने टाइमलाइन भी लिखते जाइए। जूट लगाया 1855 में, 1855 में। ठीक है, इसके बाद लोहा इंडस्ट्री भी यहां पर इन्होंने डेवलप की, लौह इस्पात के लिए भी काम किया। एक जगह है कुल्टी, कुल्टी भी आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सोचिए, पश्चिम बंगाल, बंगाल ही पहले इनका केंद्र बिंदु था, राजधानी हुआ करती थी, तो वहां पर ही, और दूसरा वहां पे आधारभूत जो है ढांचा जो है वहां पे उपलब्ध था। तो 1870 में इन्होंने कुल्टी पश्चिम बंगाल में जो है स्टील प्लांट लगाए, स्टील इंडस्ट्री डेवलप की। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऊनी वस्त्र। कानपुर में ऊनी वस्त्र को लेकर के कानपुर में काम किया इन्होंने, कानपुर, कानपुर। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है ऊनी वस्त्र का? 1876, 1876। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीमेंट है आपका, सीमेंट, कोर पिलर आता है, सीमेंट, कोर इंडस्ट्री है आपकी पूरी तरीके से। तो सीमेंट जो है इन्होंने कब लगवाया? सीमेंट इन्होंने लगवाया चेन्नई में 1904 में, 1904 में चेन्नई सीमेंट इंडस्ट्री लगाई। ठीक है, इसके बाद रेयन, ये आपका रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है। रेशा एक रेशम होता है, इसको ये इन्होंने लगाया त्रावणकोर में, त्रावणकोर, त्रावणकोर केरल में पड़ता है, त्रावणकोर केरल में पड़ता है। और त्रावणकोर में 1920 में 1920 में जो है इन्होंने जो है वहां से कृत्रिम रेशा ये लगाया। इसके बाद एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री जो इन्होंने लगाई, एल्युमिनियम उद्योग भी भारत में लगाया। जेके नगर पश्चिम बंगाल में 1937 में, जेके नगर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये भी इनके द्वारा किया गया। और भारी अभियंत्रिकी के लिए भी इन्होंने काम किया, भारी मशीनरी उद्योग को भी इन्होंने डेवलप किया। भारी अभियंत्रिकी देश की आजादी के बाद लगा पहली बार, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई आपकी। तो 1958 में रांची झारखंड में, रांची झारखंड में, ठीक है, ये इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो अब आप देख सकते हैं भारी उद्योग रांची झारखंड में, ठीक है, 1958 में आजादी के बाद
ठीक है, पंचवर्षीय योजना के तहत। एल्युमिनियम इंडस्ट्री 1937 जेके नगर पश्चिम बंगाल में। कृत्रिम रेशा त्रावणकोर 1920 में आपका केरल में। सीमेंट उद्योग आपका 1904 में चेन्नई में, ठीक है। इसके बाद ये कानपुर में ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में। ये लोहा इंडस्ट्री कुल्टी पश्चिम बंगाल 1870 में। पश्चिम बंगाल के रिसरा में 1855 में जो है जूट उद्योग, और 1853 बंबई में जो है सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद ये चीनी उद्योग है 1840 में बेतिया बिहार में, और इसके बाद श्रीरामपुर में कागज इंडस्ट्री लगाई 1832 में इन्होंने, ये सफल रही। आप श्रीरामपुर से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और 1818 में इन्होंने सूती वस्त्र उद्योग पे काम किया था, जो कि बाद में असफल हो गया, ठीक है। तो ये जो है अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे कई सारे उद्योग और इंडस्ट्री लगाए गए थे, उनकी लिस्ट थी, ठीक है। तो ये आपका अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक था। इकोनॉमी में देखो दोनों तरीके के टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक अभी आपके फैक्चुअल होंगे, बहुत सारे कंसेप्चुअल होंगे। मैं दोनों धीरे धीरे खत्म करता जाऊंगा। कंसेप्चुअल भी टॉपिक काफी सारे कवर किए हैं, अभी फैक्चुअल टॉपिक भी कुछ कवर करके फिर कंसेप्चुअल पे फिर फैक्चुअल पे इस तरीके से चलाते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो